नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 3 परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो चौथा पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रॉन की खोज। हेडिंग लगाइए आप, न्यूट्रॉन की खोज। आज की इस अध्याय की यह हमारी लास्ट कक्षा होगी। उसके बाद हमारा नया पार्ट शुरू होगा। अब अगर आगे बात की जाए कि इस न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी ये हेडिंग लगा लीजिए, परमाणु की ये न्यूट्रॉन की खोज। अब अगर हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो क्या हुआ कि जो परमाणुओं के बारे में जो अध्ययन किया या जो परमाणु के बारे में अध्ययन किया जिससे हमारे को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, न्यूट्रॉन प्राप्त, ये प्रोटॉन प्राप्त हुए, उसी प्रकार एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त हुआ था। ये न्यूट्रॉन होता क्या है कि जो परमाणु के बारे में जो अध्ययन किया तो जो परमाणु का द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? परमाणु का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? परमाणु का द्रव्यमान। अब उस परमाणु के द्रव्यमान में क्या उपस्थित थे? एक तो थे इलेक्ट्रॉन। क्या थे? इलेक्ट्रॉन। और दूसरे क्या थे? प्रोटॉन। क्या थे? प्रोटॉन। अब इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन थे तो इनके जो कुल द्रव्यमान से अधिक था। क्या था? कुल द्रव्यमान से अधिक था। यानी कि इन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को प्लस कर दिया जाए तो भी किसका द्रव्यमान अधिक था? परमाणु का द्रव्यमान अधिक था। अब ये तो ज्ञात हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए सन 1920 में, कब? सन 1920 में जो रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु में उदासीन कण भी होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि उदासीन कण तो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? आवेश रहित होते हैं। क्या होते हैं? आवेश रहित होते हैं। अब अगर आवेश रहित है अर्थात वो ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, तो उदासीन है। अब उदासीन है तो उनको समझने में या पहचानने में क्या हुई थी? विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हुई थी। लेकिन सन 1932 में, कब? सन 1932 में, सन 1932 में जो ये उदासीन कण था उसकी न्यूट्रॉन के रूप में क्या हो गई थी? खोज हो गई थी। और इनकी खोज करने वाले कौन थे? इनकी खोज करने वालों का नाम था जेम्स चैडविक। यानी कि जो अपना न्यूट्रॉन है, उदासीन कण है, जिसका द्रव्यमान क्या हुआ था कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या था? बराबर था। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था वो तो किसके द्रव्यमानों से अधिक था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से। लेकिन जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था वो क्या था? इस प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि खोज किस प्रकार की, तो ये बताना है। खोज किसने की? जेम्स चैडविक। सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में बताया किसने? सन 1920 रदरफोर्ड। खोज किसने की? 1932 जेम्स चैडविक ने की। ये था अपना न्यूट्रॉन की खोज। अब अगला आता है अपना बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, मॉडल
या आप कह सकते हैं प्रतिरूप। तो हेडिंग लगाइए, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। अब अगर बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप के बारे में हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि जो रेदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था, कौन सा प्रतिरूप, जो परमाणु प्रतिरूप था उसमें वो क्या था, भौतिक अनुरूपों या भौतिक नियमों, फिजिकल रूल के अनुरूप नहीं था। अर्थात जो मॉडल प्रस्तुत किया था रेदरफोर्ड ने वो किसके अनुरूप नहीं था, भौतिक नियमों के। किसके, भौतिक अब अगर वो भौतिक नियमों के अनुरूप नहीं था या भौतिक नियमों पर आधारित नहीं था तो सन 1912 में, कब, सन 1912 नील्स बोर, कौन थे, नील्स बोर, शॉर्ट में उनको कहा जाता है बोर। जो नील्स बोर थे उन्होंने संकल्पनाओं पर एक नया परमाणु प्रतिरूप दिया। क्या दिया, नया प्रतिरूप दिया। और उस प्रतिरूप को क्या नाम दिया था, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। अब जो ये परमाणु प्रतिरूप था वो किस पर आधारित था, क्वांटम सिद्धांत पर। किस पर, क्वांटम सिद्धांत पर। किस पर आधारित, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। अब अगर ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, या आप कह सकते हैं कि ये जो बोर ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसकी मुख्य अवधारणा क्या थी, या इन्होंने किस प्रकार किए जो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप दिया था। तो अगर बात करें पहले बिंदु पर तो इनमें देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो निश्चित त्रिज्या यानी कि फिक्स रेडियस, निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा, कौन सी, निश्चित त्रिज्या और कौन, ऊर्जा, निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा की कौन सी कक्षाओं में, वर्ताकार कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं में, वर्ताकार कक्षाओं में ही क्या करता है, गति करता है, या उसकी जो मोशन है वो वर्ताकार कक्षाओं में ही होती है। अब इन कक्षाओं में उन्होंने क्या नाम दिया था, इन कक्षाओं को आपको बताया था कि कोष भी कह सकते हैं, कक्षक भी कह सकते हैं और कक्षा भी कह सकते हैं। अब इन कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, 1 2 3 4, या आप इनको कह सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, KLMNO। इन आदि कक्षाओं के नाम से भी इनको क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है, आप इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो थी इनकी पहली अवधारणा। अब अगर दूसरी अवधारणा के बारे में बात करें तो जो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है, यानी कि जो इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनका जो कोणीय संवेग है वो आपका h/2π, या फिर इसका क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। आप यूं कह सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो उनका जो कोणीय संवेग है वो इन कक्षाओं के h/2 या इसका क्या होता है, गुणज होता है। अब यहाँ पर जो h है वो आपका है प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक। नियतांक का मतलब उसका मान फिक्स होता है। m क्या है, m आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या मास। v है आपका इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी। r है कक्षा की त्रिज्या, अर्थात mvr किसका गुणज होगा, h/2 या इसका गुणज। ये था उनका दूसरा तथ्य या दूसरा बिंदु। अब आगे देखिए क्या हुआ। जो तीसरा बिंदु था वो क्या है, तीसरे बिंदु के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन थे अगर वो एक निश्चित कक्षा में चक्र लगाते हैं, क्या करते हैं, अगर एक निश्चित कक्षा में चक्र लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या फिर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, उनमें क्रम के अनुसार, यानी कि वो कौन सी कक्षा में गए, या आप कह सकते हैं उनमें क्रम से क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है, या आप कह सकते हैं ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में गति करेगा तो उसमें ऊर्जा में कोई प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन वो कक्षा चेंज करता है, निम्न से उच्च कक्षा में जाता है या निम्न उच्च से निम्न कक्षा में आता है, तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा। ये था अपना बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। क्या था, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। अब अगर हम अगले बिंदु पर बात करें तो अपनी जो हेडिंग है वो होगी परमाणु का आकार। क्या, परमाणु का आकार। हेडिंग लगा लीजिए, परमाणु का आकार। अगर हम परमाणु के आकार के बारे में बात करें तो देखिए कि जो यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु के नाभिक में जो बाह्यतम कोश है, कौन सा कोश, जो बाह्यतम कोश है, उसके मध्य की जो दूरी होती है, यानी कि ये मान लीजिए आपका कोई परमाणु यहाँ उपस्थित है और यह आपकी बाह्य कक्षा है, जो इनके बीच की जो ये दूरी है ये क्या कहलाती है, आपकी परमाणुवीय त्रिज्या। क्या कहलाती है, परमाणुवीय त्रिज्या। क्या, परमाणुवीय त्रिज्या। अब अगर इस परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में अगर आगे बात की जाए तो जो इसमें अपने तो परमाणु को विलगित कर सकते हैं, यानी कि इसमें ना तो परमाणु को परमानेंट रख सकते हैं, न ही नाभिक से बाह्यतम कोश में इसको सीधे तरीके से मापा जा सकता है। अर्थात इसको समझने के लिए अपने को क्या करना होता है, सहसंयोजक त्रिज्या
ज्ञात करनी होती है। अब अगर शेष संयोजक त्रिज्या के बारे में हम बात करें तो क्या होता है, देखिए कि जो समान परमाणु, कौन से परमाणु, जो समान परमाणु थे, उन समान परमाणु के द्वारा जो एकल शेष संयोजक बंध की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो जो आधा करने पर जो दूरी प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, शेष संयोजक त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेष संयोजक त्रिज्या कहा जाता है। अब अगर शेष संयोजक त्रिज्या के बाद में धात्विक त्रिज्या की बात की जाए तो धात्विक क्रिस्टल में जो उपस्थित दो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, दो परमाणु होते हैं। इन दो परमाणुओं के बीच में जो अंतर नाभिक जो दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो उनके भीतर की जो अंतर नाभिक की दूरी है उसको आधी कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, परमाणुीय त्रिज्या, या आप कह सकते हैं धात्विक त्रिज्या। कक्षा 9 की आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जो कक्षा 9 का तीसरा पाठ है परमाणु की संरचना, वो हमारी कल की कक्षा में पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।